छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल लेंगे और जल्दी से जानेंगे कि अंशुल जी हमारे साथ आई थिंक जुड़ चुके हैं। तो अंशुल जी हाय, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। अंशुल जी गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल? सर नमस्कार नमस्कार, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज़ तो आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा ये क्या हुआ। अब अच्छा। तस्वीर आ अरे गई है, चलिए ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है ना। तो संदीप अंश जी चले गए? संदीप जी अब देखिए सुबह से लगे हुए हैं, तो संदीप जी को एक ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है। उन्होंने आज मेरे लिए आधा घंटा दिया एक्स्ट्रा, बहुत उनका धन्यवाद है। उनकी तो उनकी उनकी कमी मैं पूरी कर दे रहा हूँ सर। उनकी कमी मैं पूरी कर दे रहा हूँ। कैसे? एक शायरी संदीप जी की बड़ी पसंद है। काटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, नजरें बिठाए बैठे हैं रास्ते पे यार के। तो आपके इंतजार में हम लोग शेरो शायरी कर रहे थे। अच्छा, चलिए मैं शो को थोड़ा सा पीछे से देख लूंगा कि आज संदीप जी ने क्या मजाक किए हैं। लेकिन अंशुल भाई ये बताइए, ये इंडेक्स दोनों तीनों बता दीजिए, क्योंकि अब देखिए ये वीक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब रिजल्ट्स वीक शुरू हो चुका है। और निफ्टी के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड डील का कुछ आउटकम आया नहीं। हम वीकेंड्स में बात भी कर रहे थे कि ट्रेड डील का आउटकम नहीं आया, तो थोड़ा हो सकता है मंडे को परेशानी हो। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि ट्रेड डील भले ही हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका खुद अपनी इस ट्रेड डील के और टैरिफ के जाल में फंस गया है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव हो गया। तो इंडिया ने भी अपना दाव खेल दिया। ऐसे में सारे वर्ल्ड मार्केट जिनके साथ ट्रेड डील नहीं हुई है, चाहे वो जापानीज मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, कोई टेंशन में नहीं है। तो हमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मार्केट, जो लोग सोच रहे थे वीकेंड में कि शायद गिर के खुलेगा या बहुत तेज गिरेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बताएं सर, तीनों इंडेक्स का हाल क्या चल रहा है? सर देखिए, सुबह जब मार्केट नीचे खुला था तब भी हम पॉजिटिव थे, अभी भी हम पॉजिटिव हैं। वीकेंड के डिस्कशन पे भी हम पॉजिटिव थे। मैं मतलब न्यूज पे से ज्यादा मैं थोड़ा सा एफआईआई का डेटा ज्यादा ट्रैक करता हूँ। मैंने सैटरडे भी आपको नोटिस कराया था कि एफआईआई का डेटा वापस से नियर अबाउट ओवरसोल्ड लेवल्स पे आ गया है। तो मैं यहाँ से अब बहुत बेरिश नहीं हूँ। जो बीच में लास्ट वीक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ था कि मार्केट ऊपर जाने की जो मतलब वेलोसिटी है वो कम हुई थी। थोड़ा सा हम भी डाउटफुल सिचुएशन में आ रहे थे, लेकिन अब वापस से डेटा अलाइन होना स्टार्ट हो गया है। ऊपर में अगर आप देखेंगे 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से 65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ गई है एफआईआई नेट पोजीशन पे। यही अगर मतलब इस पूरी जो 5-6 दिन की हल्की गिरावट रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, अगर ये डेटा नीचे 83,335 के नीचे आ जाता तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई होता। वहीं 1,13,000 पहुंच जाता है शॉर्ट तो मेरा कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली हाई होता, दहाड़ रहा होता मैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। नॉनदलेस 4-5 दिन 6 दिन की कंसोलिडेशन और मिल जाती है और ये डेटा अगर करीब 83,000 शॉर्ट पहुंच जाता है तो फिर वापस से इंडेक्स में अपमूव स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से लाइकलीहुड ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा है, चॉपीनेस ज्यादा रहेगी। आपको सपोर्ट ब्रेक करके शॉर्ट कराया जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करके लॉन्ग कराया जाएगा, दोनों साइड स्टॉप लॉस काटे जाएंगे। उसके बाद वापस से मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज रहेगा। लास्ट वीक भी मैं कह रहा था चैलेंजिंग फेज रहेगा, ये वीक भी शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज रहेगा जब तक एफआईआई डेटा थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में ना चला जाए। जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था कि मैं नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, बार बार बड़ी रेड बात बन रही थी लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हो रहा था। उसका रीजन यही था, नेट बेसिस पे अगर देखेंगे एफआईआई डेटा तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में था 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। और उसकी 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग में भी अभी 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, 1,66,670 कॉन्ट्रैक्ट पे हम ओवरसोल्ड होते हैं। तो ओवरसोल्ड लेवल में नेट बेसिस पे है, ग्रॉस बेसिस पे देखें तो नियर अबाउट ओवरसोल्ड पे है हम केवल इंडेक्स फ्यूचर्स को अगर देखें। और उसके साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में ब्रेकडाउन का फेलियर जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म होता जा रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम से जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में इजी मनी एनवायरनमेंट आना स्टार्ट हो रहा है। जैसे सीएससी मैंने आप ही के शो पे स्टार्ट किया था देना, सी 173-74 रुपए में, आज देखिए 186 का टारगेट था, 181 आ गया है। ऐसे ही बाकी स्टॉक्स भी जो है ना धीरे धीरे अब जो स्ट्रॉन्गर कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। तो मेरे को ओवरऑल से वैसे ही मतलब नहीं होता, मेरे को स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में मतलब होता है वहां पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं कि नहीं। तो अब इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आना वहां पे धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे हैं। सुबह मॉर्निंग में खुलते ही से हमने आईएफएल डिस्कस किया था, वो स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 4% ऊपर आ चुका है।
तो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में मूव आ रही है, इंडेक्स कंसोलिडेशन में, एफआईआई धीरे धीरे ओवरसोल्ड हो रही है, तो चीजें अलाइन हो रही हैं बड़ी अप मूव के लिए। ठीक है, तो चीज़ें अलाइन हो रही हैं बड़े अपमूव के लिए, और अब दर्शक भी अलाइन हो चुके हैं बड़े रिटर्न के लिए। तो अब सवाल लेना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ। विवेक रेड्डी साहब हैं। गुड मॉर्निंग रेड्डी साहब। ट्रांसरेल लाइटिंग, सर ये पूछ रहे हैं कि राइट टाइम टू एंटर और स्टॉप लॉस और बता दीजिए। सर देखिए, परसों के मतलब थर्सडे के सेशन में ब्रेकआउट तो आया है 17.2 मिलियन शेयर के साथ, 1171% वॉल्यूम राइज रहा है, बट फ्राइडे को फॉलो थ्रू मूव थोड़ा सा मिसिंग था, नीचे वॉल्यूम गिर गए थे, मतलब फॉलो थ्रू में वॉल्यूम नहीं मिला था। आज थर्ड डे डाउन मूव है, तो ये स्टॉक वैसे तो बाई लिस्ट में है, जब तक 688 के ऊपर टिका है आई वुड बी ए बायर ऑन डिप्स, लेकिन मैं डिप पे बाई नहीं करूंगा। डिप लेके जब अप मूव देना स्टार्ट करेगा मैं तब बाई करना पसंद करूंगा। तो मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में डिप कहीं भी 710 688 मिलती है, मैं बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा एंटर करने की है। ठीक है, प्रमोद कुमार जी का सवाल है, सर बीईएल के बारे में बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। बीईएल, 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 सर बीएल अब टॉपिंग आउट पैटर्न है, इसका पहला सपोर्ट जो नहीं टूटना चाहिए था वो था 425 का, जिसके नीचे ट्रेड कर रहा है, बट जो लॉन्ग हमने कराया था 318 320 पे, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 405 है, तो या तो एग्जिट कर लीजिए बेटर रहेगा, या 405 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंडेटरी ले लीजिएगा। ठीक है, पार्थ पटेल जी का सवाल है, सर अंबिका कॉटन मिल 1899 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें, प्लीज गाइड। तो देखिए 900 करोड़ का मार्केट कैप है और 48% फ्री फ्लोट, यानी 450 करोड़। ऐसे स्टॉक को थोड़ा चलाना और गिराना दोनों आसान होता है। एवरेज वॉल्यूम भी 11,000 का है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो स्टॉक में बहुत कोई अच्छी सलाह तो नहीं है, एकदम साइडवेज है वीकली पे गिरावट के बाद। इसको अभी समय चाहिए, बुलिश बेरिश दोनों पैटर्न बनाने के लिए समय चाहिए। मोस्ट लाइकली अगले 3-4 महीने अगर ये 1700 से 1500 1450 की जोन में ट्रेड करते दिखे तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ट्रेड पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक दर्शक हैं साक्षी मित्तल जी, वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर पूछ रही हैं, लेकिन आलोक इंडस्ट्री पर पूछ रही हैं। काफ़ी सारे सवाल हैं। मैम मैं आपका एक सवाल ले लेता हूं। आलोक इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में आज वैसे भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जो दर्शक उसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सरे जरूर देखें। आलोक इंडस्ट्री पर सर आपका व्यू। सर आलोक इंडस्ट्री में अगेन बाइंग पैटर्न बन रहा है, 21.28 तक जा सकता है, 21.28 निकलता है तो फिर 24.56 तक का टारगेट बनेगा। पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। 21 रुपए 28 पैसे का रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो निकले लॉन्ग कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है जगदीश कुमार जी का। बोल रहे हैं, अंशुल जी आप ही मेरे मार्गदर्शक हो, मगध शुगर। देखिए, मार्गदर्शक भी हैं और मगध शुगर एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। 1500 शेयर है सर, 720 के क्या करना है। तो देखिए शक्कर वैसे भी नहीं चल रही, बड़ी मुश्किल से 2 स्टॉप लॉस खाने के बाद मेरे ख्याल से फ्राइडे या उसके पहले आप ही के शो पर डिस्कस हुआ था बजाज हिंद, आज जाके थोड़ा सा चला है। तो शक्कर में अगर मतलब इसमें बजाज हिंद में एक चीज अच्छी ये थी बाकी शुगर स्टॉक्स के मुकाबले कि एफआईआई मतलब एफआईआई नहीं, इंस्टीट्यूशंस ने उसमें एमएफ भी हो सकता है, एफआईआई भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया था, इसलिए ये मेरी वॉच लिस्ट पे सबसे टॉप पे था। जब भी ब्रेकआउट देता था तो मैं इसी पे सबसे पहले बाई देता था। तो मगर शुगर में तो अभी नहीं दिख रहा है किसी तरह का मूव। अगर आपको रहना ही है शुगर में तो आप बजाज हिंदुस्तान में शिफ्ट कर लीजिए। मगर शुगर में ब्रेकआउट फेल हुआ है 745 पे, उसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट आता है 618 और 586। बाकी शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम आया तो ये थोड़ा सा खिंच जरूर जाएगा, बट स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ केवल बजाज हिंद और बलरामपुर चीनी में है, और एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेंथ प्ले करना है तो ईआईडी पैरी में है। ठीक है, वैसे आज शुगर शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है मॉर्निंग से, लेकिन अंशुल जी आए और एटीजीएल पर सवाल ना आए ऐसा हो नहीं पाता है। शीन जी का सवाल है, एटीजीएल सर क्या करना है इस पर। शांति से बैठे रहिए, 651 के आसपास बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करेंगे। ठीक है, एक हमारा सवाल है, अब कुछ मेंबर्स के भी सवाल आ रहे हैं सर। इनका सवाल है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अनु भाट जी का सवाल है, 812 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर। देखो इसको कहते हैं किस्मत।
डेली मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर था, तो सुबह बालाजी माइंस छोड़ दिया मैंने, बाई नहीं दिया, 7% चल गया। कोई बात नहीं पीजीई। अंशुल जी, ये देखो अगर ऐसे अगर स्टॉक मार्केट का आदमी ना पोटेंशियल लॉस गिनने बैठे तो वो इंसॉल्वेंट है। ये बात तो सही है, लेकिन मतलब मतलब वही जितने जहां पे वो करने। शेयर काटता है, देखो स्टॉक मार्केट की तीन चीजें तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि जहां काटते हैं वहां से ही भागता है, दूसरा जहां से लेते हैं वहां से गिरता जरूर है, तीसरा कि जो छोड़ देते हैं वो पक्का भागता है। तो ये तीन चीजों का अगर पूरा लाइफ का सम निकालेगा ना कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर, तो उसको पता चलेगा कि वो इंसॉल्वेंट है, मतलब उसने इतना पैसा खो दिया जितना कमाया नहीं है। चौथा भी है सर, मेरा स्टॉप लॉस काट के ही चलता है। ये भी है, ये भी है बिल्कुल। तो इन चारों का सम कर लीजिए। अब बताओ। पीजीएल सर मेजर सपोर्ट के आसपास से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, 712 इसका मेजर सपोर्ट था, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। डेली और वीकली दोनों मूविंग एवरेज सर पे खड़े हैं इसके, 774 से 790 के बीच में। तो कहीं भी 790 निकला तो बाउंस बैक कर लेगा। बाउंस बैक का टारगेट रहेगा 855 860 की जोन। 790 के नीचे स्टॉक में वीकनेस है, लेकिन एक बार अटेम्प्ट मार रहा है 790 निकालने का, तो एक आध हफ्ते का समय दीजिए। अगर ये इसी तरीके से रह गया तो 790 निकाल सकता है, तो एक हफ्ते का समय दीजिए, मे बी फ्राइडे को वापस दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। एक दर्शक है हमारी प्रतिमा भट्टाचार्य जी, ये पूछ रही है सर जेपी पावर इनो का टारगेट पूछ रही है, 19 रुपये 30 पैसे पर लिया है, आज ज़बरदस्त मूव है सर इस काउंटर पर, क्योंकि हमने सुना है कि ये बिकने वाली हैं और वो सारी एक्विजिशन की अदानी घुस रहे हैं, ये सारी खबरें चल रही हैं सर। 21.5 रुपये आ गया, ये कहाँ जाकर रुकेगा? सर देखिए, अगर जो जो न्यूज मतलब ये शायद सैटरडे भी हमने डिस्कस किया था कि रफली मेरी मेमोरी में है, अगर ये ऐसा होता है अदानी लेता है, तो जो 24 रुपए का स्विंग आई बना है फरवरी 2024 में, उसको तो आराम से टच कर लेगा, शायद उसके ऊपर भी निकल जाए। तो उसके ऊपर अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है 27 रुपए 22 पैसे, 27 रुपए 20 पैसे के आसपास है। तो 27-20 तक आ सकता है, 24 और 27-20, अगर ये न्यूज सही रहती है। बाकी मैं इन स्टॉक्स से थोड़ा सा बच के चलता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं बीरबल यादव जी, ये पूछ रहे हैं सर एजीआई इंफ्रा का 998 के शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? सर स्टॉप लॉस इसमें वही क्लियर है, एकदम क्लियर स्टॉप लॉस है। नौ 966 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का, और टारगेट आपको कहीं भी 1200-1300 रुपए मिल सकता है। तो थोड़ा सा टाइम देके स्टॉक को चलिए, एकदम तुरंत नहीं चल जाएगा इसका। ठीक है। भावना शर्मा जी पूछ रही हैं सर 2 लाख रुपए हैं 1 साल के लिए, क्या करें, क्या खरीदें? एक साल के लिए आप एक ये स्टॉक है सीएससी, देख सकती हैं। सीएससी में थोड़ी सी तेजी नई बन रही है, हालांकि शॉर्ट टर्म टारगेट तो कंप्लीट किया है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 210 215 तक जा सकता है। लेकिन आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और एलटीएफ दोनों में आधा आधा पैसा डाल के छोड़ दीजिए, एक साल में तो सुखी ही रहेंगे। ठीक है। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर रिलायंस 1230 के लिए हैं, प्रॉफिट बुक कर ले क्या? अब सर मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता सिबी विंडो 5 दिन की है कि 30 दिन की है बेचने के बाद, बट जो भी है 1532 के आसपास स्ट्रगल तो चल रही है। अगर ये स्ट्रगल डिसाइसिवली ऊपर निकाल के वीकली चार्ट पे क्लोज करता है तो 1603 रुपए तक जा सकता है। अगर नहीं निकलना है, मैं तो निकल गया हूं, आपको नहीं निकलना है, तो आपके लिए एकदम एग्रेसिव स्टॉप लॉस 1496 का होगा क्लोजिंग बेसिस पे, और आइडियल स्टॉप लॉस इसका बनता है 1414 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे। बिल्कुल। देखिए मैं इस शेयर के बारे में बता दूं कि अंशुल जी इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड थे, तो वो सेबी विंडो का एक रूल होता है जिसके हिसाब से वो स्टॉक पर बहुत खुल के कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अंशुल जी जिस लेवल पर एंट्री किया था उन्होंने 1100 1200 या उन लेवल्स पर, वहाँ से इन्होंने 1500 की रेंज में इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये एग्ज़िट कर गए हैं सर। अब आप देख लीजिए कि अगर आपको कुछ भी डिसीज़न लेना है या अगर आप और आगे देखना चाहते हैं, तो सर ने बता दिया कि वीकली के हिसाब से कहाँ पर लेवल बन रहा है नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार जी का सवाल है सर चोला इन्वेस्टमेंट 1534 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? कौन सा इन्वेस्टमेंट है सर? सर चोला इन्वेस्टमेंट। चोला 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 चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, चोला फिन। हाँ हाँ, चोला फिर ना 1500 वाला।
ब्रेकआउट के बाद बहुत कोशिश की इसने होल्ड करने की 1650 के आसपास, लेकिन फेल हुआ, फेल हो गया है। और लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 1496 है, तो 1496 तक तो नीचे आ रहा है। मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट होना चाहिए। मैं अगेन इसलिए बार बार बोला था कि मैं ये फिन निफ्टी वाले स्टॉक्स में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और वही हुआ, ब्रेकआउट फेल हुए। 1494 पहला टारगेट है, अगर ये टूटता है तो फिर 1358 तक आएगा। फिलहाल 1490 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो। देखिए, एक चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं कि हमने शनिवार को एक प्राइम मेंबर्स के लिए भी एक शो भी किया था, और उसमें काफ़ी सारे प्राइम मेंबर जुड़े थे। प्रक्रिया बता देता हूं। देखिए, जो लोगों पूरे वीक में बिजी रहते हैं और चीज़ें नहीं पता कर पाते, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, जो एक प्राइम मेंबर्स बनने के लिए, इकोनॉमी स्टैंडर्ड मेंबर बनने के लिए, ये सर्विसेज आप अगर अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। 179 रुपीज़ की इकोनॉमिक सर्विस है, जिसमें कि डेली मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर एंड मनी एंड स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, इन सभी का आपको प्रायोरिटी मिलेगी। उसमें स्टैंडर्ड अगर देखें प्लान, तो उसमें ये 3 सर्विसेज तो मिलेंगी। बाकी उसके अलावा मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉट सेशन भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 599 में आपको सारी ही सर्विसेज जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, वो सारी सर्विसेज मिलेंगी। उसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस हैं, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव एंड समिट, ये 2 सर्विसेज आपको और बेहतरीन वाली ज़रूर मिलेंगी। तो ये अगर आप वीआईपी मेंबर बनना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। इससे आपको जो वीकली जो लोग टाइम दे पाते हैं स्टॉक मार्केट को, पूरे वीक में बिजी रहते हैं, तो एक तरह से उनको ध्यान में रख के, और जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट हैं या उन पर ठीक तरह से सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं सवालों को लेने में, तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर थोड़ा सा ये सर्विसेज मदद कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी है। वो हमारे साथ रेगुलर हैं, वो जैसे जुड़े हुए हैं वैसे उनको पूरी आदर सम्मान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी भी हम सवाल उनके भी लेते जाएंगे। अब मैं सवाल आगे ले रहा हूँ दिव्यांशु स्वान जी का, रेट गेन। सर, इस पर क्या करना है? रेट गेन सब पिटा हुआ स्टॉक है, ऑल टाइम हाई से वही है। बाइंग क्लाइमैक्स करने के बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली 69 वीक्स में 52% का करेक्शन है, बाउंस बैक करने की कोशिश है। अर्निंग्स के बाद फेल हुई थी, दोबारा खिंचा तो 512 तक आ सकता है। किसी भी तरह की स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कम से कम 532 के ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए। फिलहाल एक बार 512 तक आ सकता है। अगला सवाल हमें मिला है निहारिका कौशिक जी का। देखिए सर, वो बजाज हिंदुस्तान पर ही पूछ रही हैं इनकी, लेकिन बाइंग प्राइस बड़ी आगे की है, 43 रुपए की है सर। अब इसमें क्या करें? अपन कितने बढ़िए तो देखिए, बजाज हिंदुस्तान 31.13 तक तो आ सकता है, उसके ऊपर फिलहाल निकल जाएगा आई डाउट। हमने बाई दिया था इसको 2650 में, लगभग 2890, वही 29 का टारगेट है। 2931 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। 2865 से लौटा है, 29 भी नहीं टच कर पाया है। तो सॉरी 2962 से लौटा है, 2962 का हाई बना के। तो 2962 के आसपास ये 2932 की 31 की जो जोन है, निकालना बहुत जरूरी है। हो सकता है थोड़ा समय लगा के निकले, क्योंकि नीचे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है। दूसरा चीज बता दूं, पिछले 3 महीने में इंस्टीट्यूशन ने इसमें थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। तो अगर इंस्टीट्यूशन बढ़ाए हैं तो वो 5-7% के लिए तो बढ़ाते नहीं है। तो उस हिसाब से मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि 31 रुपए की जो रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट बनेगा, तो कुछ समय होल्ड करना चाहिए। नीचे में कहीं 2680 के आसपास मिले, 26-2680 के आसपास, तो एक बार एवरेज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं लर्नर, जो कि अक्सर अदानी ग्रीन पर सवाल पूछते हैं। इन्होंने 1800 शेयर कर लिए हैं अंशुल भाई, 1010 रुपये के। अब पूछ रहे हैं क्या करूं? मुझे लग रहा है इन्होंने अंशुल जी 3 लॉट ले लिए हैं। 1800 मतलब 600 का लॉट साइज़ है ना अदानी ग्रीन का। हो सकता है या तो 3 लॉट ले लिए हो या 1800 क्वांटिटी ली हो। अगर देखिए लॉट लिए हैं तो कोई बात नहीं, मार्जिन जा रहा होगा करीब 5.5-6 लाख रुपए। और अगर इन्होंने 1800 शेयर ही लिए हैं तो 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं ये। अब क्या करें सर? सर, अगर लॉट लिए हैं तब तो बड़ी दिक्कत में रह सकते हैं, क्योंकि अदानी एक्सट्रीमली वोलेटाइल काउंटर है।
मार्जिन मैनेज करना, अच्छे अच्छों के लिए पसीने छूट जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा डिलीवरी रिकमेंड करता हूँ। आप वो पूरा जो वॉलेटिलिटी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, जैसे रिलायंस में हुआ, उसके पहले टाटा स्टील में हुआ। तो जब नीचे आया तो वॉलेटिलिटी मैं इसलिए एब्जॉर्ब कर पाया क्योंकि मेरे पास डिलीवरी पड़ी हुई थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अभी टाटा टेक इतनी वॉलेटिलिटी है, मैं एब्जॉर्ब कर ले रहा हूँ ना आराम से, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि पैसा दिया हुआ है। तो ये अगर आपके पास डिलीवरी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 976 के राउंड आता है तो मैं खुद ही बाई करने की सोच रहा हूँ, वहां पे बुलिश एविडेंस मिल जाए बाई कर लूंगा, या फिर ऊपर में 1060 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए तो भी मैं बाई करूंगा। ओवरऑल मेरे को 1733 रुपए जाते हुए दिख रहा है, बीच में 1127 मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, 1447 मेरा मीडियम टर्म टारगेट है। तो मैं इस पे बुलिश हूँ। ऑन द डिप्स जैसे ही बुलिश एविडेंस मिलेगा आई वुड गो लॉन्ग माई सेल्फ। अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, आप बुलिश एविडेंस बोलते हैं। हमारी एक दर्शक है निहारिका कौशिक जी, ये पूछ रही हैं सर इसका मतलब बता दीजिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बुलिश एविडेंस बन गया। देखिए, इसके लिए तो आपको चार्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा। जैसे आप पकड़िए आज आईआईएफएल का चार्ट। आईआईएफएल आज जैसे पूरा ऐसा फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन, अब चार्ट होगा नहीं आपके पास, ऐसे ऊपर गया, फिर डेली चार्ट पे ऐसे फ्लैगिश एक्शन आया। जब यहाँ पे ब्रेकआउट बनना स्टार्ट हुआ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे जाके फ्राइडे को 12:30 बजे की कैंडल देखिएगा। 12:30 बजे पहला ऐसा कैंडल था जहां पे मोटा वॉल्यूम फटा था, मतलब एवरेज वॉल्यूम का 20 गुने से ज्यादा वॉल्यूम फटा था 12:30 बजे फ्राइडे के सेशन में। ये पहला बुलिश एविडेंस होता है जहां से आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। मतलब उस पे अगर आपने लॉन्ग किया होता है एएफएल तो 467 पे मिलता है और स्टॉप लॉस आता है 457 का, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस आता है। आज का हाई है 496, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो आप निकाल चुके। तो आधी पोजीशन बेच दीजिए आप, अगर स्टॉप लॉस कटा तो आपका लॉस नहीं होगा। बाकी आधी पोजीशन को खेलिए 20%, 15% जो मिल जाए उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खेलिए। तो थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए आपको। वॉल्यूम मेजर चीज होती है, बिना वॉल्यूम के ना फ्लाइट उड़ती है ना गाड़ी चलती है। तो वॉल्यूम पे सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए एंट्री के टाइम। अब की बार आपको दिल्ली आएंगे ना तो एक दिन इसी चीज़ के लिए पकड़ेंगे। इस बार तो हुआ क्या ना कि 1 घंटे का सेशन मिला, वो आधा 1 घंटा हमें मिला आपके साथ डिस्कस करने का। तो इस बार क्या करेंगे कि 3-4 सेशन रखेंगे, आपकी एक क्लास पाठशाला टाइप की, और उस पूरी पाठशाला में समझ लेंगे जितने भी दर्शक हैं ना। मैं तो इनवाइट भी कर दूंगा, कुछ दर्शकों को तो इनवाइट भी कर दूंगा कि भाई आप आ जाओ, सीधे अंशुल जी से पूछो आप सवाल अपने। तो इस बार ये करने की कोशिश करते हैं सर, बढ़िया रहेगा। एनबीसीसी में बताइए, सुमन कुमार जी का सवाल है सर, इसके बारे में क्या करना है। सर जो 1 घंटे का सेशन मिला था वो 3 घंटे का भी हो सकता था अगर ओला वाले दुश्मनी ना निकाले होते। 1.5 घंटे तक ओला के इंतजार में मैं बैठा रहता, आ रही है, आ रही, आ रही। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आप हर चीज उजागर कर ही देते हो फाइनली। चलो। बड़ी अच्छी निकाले ओला वाले। अब क्या करें अंशुल जी, अब देखो हम भी झेल रहे हैं ना। आप सोचो कि आप तो एक दिन में काशी से आए, आपको 2 दिन में परेशान हो गए दिल्ली एनसीआर में। हम सोचो कि हम तो डेली रह रहे हैं और डेली उस चीज़ को सफ़र करते हैं। ठीक है सर, ऐसी लाइफ है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कोई बात नहीं। आगे बताइए सर इस काउंटर पर एनबीसीसी। फिलहाल 113 रुपए लग रहा है और 113 शायद ये ना बचा पाए, 104 रुपए 30 पैसे तक आ सकता है। एनबीसीसी अगर मतलब बुलिश होना भी है तो ये जो दो सेलिंग बार, बड़ी सेलिंग बार बनी है वेडनेसडे और थर्सडे की, इसका हाई 124 निकालना बहुत जरूरी है, जो अभी निकलते नहीं दिख रहा है। कम से कम 113 के पहले तो नहीं दिख रहा है, तो 113 आ रहा है। 113 के नीचे अगर क्लोज किया तो 104.30 तक आएगा। तो फिलहाल तो बेरिश ही लग रहा है। ठीक है। प्रेरणा वर्मा जी पूछ रही हैं इन्फी बीम, इस पर काफ़ी सवाल आ चुका है, हर हफ्ते आ रहा है सवाल, लेकिन सर इन्फी बीम में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मार्केट में मूव जिस तरह का है और इन्फी बीम में जिस तरह का मूव है वो कुछ अलग ही चल रहा है। तो अगेन इन्फीबीम में वही हुआ, स्प्लिट हुआ था, मेरे ख्याल से ये आई थिंक अजीब सा इसमें एक डिमर्जर आया था, डिमर्जर आया था इसमें। जो भी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ उसके बाद स्टॉक संभल ही नहीं पाया। थर्सडे को एक्सटेट हुई थी इसकी और उसके बाद संभल ही नहीं पाया काउंटर नीचे में। फिलहाल 14 रुपए 33 पैसे और जो लो है 13 रुपए 64 पैसे, ये दो टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं। तो 13 रुपए 64, इस पे मेरे ख्याल से अपन ने लास्ट थर्सडे फ्राइडे भी बात की थी कि एक बार 17.5 चल रहा था, तब ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं था कि एग्जिट कर लीजिए, नीचे में स्विंग लो टेस्ट कर सकता है।
अच्छा अंशुली, ये बताइए, दीपक सिंह जी वैसे पूछ रहे पीसीजे, हमारी वीक लास्ट वीक भी बात हुई थी, फ्राइडे भी बात हुई थी, आई थिंक सैटरडे भी बात हुई थी। इसमें देखिए जो ब्रेकआउट है वो रुक ही नहीं रहा। अगर मैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखूँ तो ये काउंटर ऑलमोस्ट 50% चल गया। 12 रुपये 50 पैसे आई थिंक मैंने देखा था इसको, और 18 रुपये 90 पैसे ऑलमोस्ट। अगर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन, जरा 5 डे चार्ट दिखाइए एक बार। 5 डे चार्ट से पता लग जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये है 12.5 रुपये 1 जुलाई को, ऑलमोस्ट 12.25 रुपये, और अभी देखो करीब 19 रुपये आ गया। तो यहाँ से लगभग इस काउंटर ने 53% का मूव दे दिया। अंशुल भाई, ये बढ़िया है, 5 दिन में 53% पाओ, फिर क्या जिंदगी में जरूरत पड़ी हुई है। अभी क्या लग रहा है सर, फंसाएगा ये या यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? तो देखिए, इस स्टॉक में अगर आप वीकली करके 2-3 साल का लगाएंगे तो आपको दिखेगा 2023 और मिड 2024 तक इसने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था 10.38 पे, रैली की थी 18.55 तक, और ये करंट डाउन मूव में बार बार बोल रहा था कि डाउन मूव रीटेस्ट है उस बड़े स्ट्रक्चर का, और वीकली पे बना है बड़ा ट्रायंगल। जब भी 13.45 निकलेगा स्टॉक में वापस से 18 रुपये 50 पैसे का स्विंग आई आराम से टेस्ट होगा, जो टेस्ट हो चुका है। अब इसमें पूरी प्रॉब्लम ये है कि एंट्री कहीं नहीं मिल पाई। मतलब पैटर्न अच्छा बना था, ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी था, लेकिन ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम नहीं था, और उसके बाद जब बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट आता है तो हम टाइटनेस खोजते हैं, तो टाइटनेस भी नहीं बनी। अगले 2 दिन में ये कोई ना कोई इसमें न्यूज जरूर आई है, तभी अगले 2 दिन में ये एकदम से फट गया काउंटर। अब क्या है, एक्सटेंडेड, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि एक्सटेंडेड है, ये स्टॉक अब एक्सटेंडेड हो गया। एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली अब इस पे ऑरेंज डॉट आ चुकी है एटीआर एक्सटेंशन की, तो अब यहां से फ्रेश एंट्री तो नहीं बन रही है। डेली मूविंग एवरेज छूट गया है 13 रुपए पे, यानी ऑलमोस्ट 30% नीचे। वीकली मूविंग एवरेज भी वहीं पे है, तो फ्रेश एंट्री तो नहीं बन रही है। 16.65 के और 16.65 18.65 इस बीच में अगर 8-10 हफ्ते का एक वापस से बेस बनाता है तो ये नेक्स्ट लेग में 24-25 रुपए निकल जाएगा। अगर नहीं मिला तो ये बस मिस हो चुकी है। अगर मिल गया तो आई डाउट, क्योंकि मिलने वाला कहीं पैटर्न था नहीं, बाइंग वाला कोई ऐसा पैटर्न बना नहीं था। तो अगर आप पैसा कमा लिया तो एक बार बुक करके एग्जिट कर लीजिए। वापस इस रेंज में 7-8 हफ्ते की कंसोलिडेशन बनती है तो तब ब्रेकआउट पे बाइंग का मौका मिलेगा। एक हमारे दर्शक हैं शशि भूषण प्रधान जी, ये पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग प्रधान साहब। TI, ये TIL लिमिटेड है, NSE कोड है TIL, 399 रुपये का है अंशुल जी। 366 पर इन्होंने बाय किया हुआ है सर, इसमें शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं आपका। सर ये देखिए, ये स्टॉक ना सर्किट तिलक नगर नहीं है ये, मैं अपनी PCR टीम को बता दूं, ये TIL, आप TIL डालिए आपको मिलेगा TIL। सर इसमें वही है, सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाला हाल है इसमें। बीच में देखिए 2-2% के सर्किट लगे रहे 2024 में, जब ये पूरा रैली किया था स्टॉक 36 रुपए से 400 रुपए तक। तो अभी कप नैनल पैटर्न बन जरूर रहा है, लेकिन मैं स्टॉक से दूर रहूंगा सर। वही है, सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाला हाल है। फंस गए ना तो ये बाल बना देगा आपके। बट अगर केवल चार्ट देखें, 411 के ऊपर अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 550 तक के टारगेट मिलेंगे। बट ये वो रिस्क है जो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उल्टा फंसा दिया तो एग्जिट भी नहीं करने देगा। मैं नहीं करूंगा इसको। बट 411 निकलता है तो 550-600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है। एक शेयर है सेगिलिटी इंडिया, जावेद मलिक साहब इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या करें। अब इसमें अभी कुछ हो नहीं रहा सर। इसमें इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिख जरूर रहा है, बट फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है। अगर तो ये ब्रेकआउट दे दिया 45-46 रुपए का, तब तो फिर इसमें अच्छा अप मूव बन जाएगा, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज कैचअप करके हायर लो बना रहा है। तो और समय लगेगा इसको, एक्यूमुलेशन पूरा होने के बाद जब भी 46 का ब्रेकआउट देगा तब स्टॉक में बढ़िया अप मूव बनेगी। फिलहाल के लिए 46 अपर एंड ऑफ द रेंज है, 37.5 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। अब ऑलमोस्ट हमें 2000 लोग देख रहे हैं, और अंशुल जी एक नया हाई लगवा दीजिए आप आज। कोशिश कीजिए कि पुराने हाईज तो हम कम से कम टेस्ट करें। अगला सवाल है सर, यहाँ पर NMDC 74 रुपये के लिए है, कुलदीप तिवारी जी ने इसका पूछ रहे हैं 6 महीने का टारगेट क्या होगा सर? सर 5000 पहुंचा दूंगा, बस जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की है वो पूरी कर दीजिए चार्ट वाली, तब मजा आए पूरा। टेंशन ना लीजिए,
वो आपका काम हो जाएगा। चार्ट दिखता ना तो मजा आता है काम करने में, मतलब हाँ बिल्कुल। एनएफटी सर करके 80 रुपए जा सकता है, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया इस काउंटर में। प्रॉब्लम ये है कि 2 बार ब्रेकआउट लेने के बाद भी तीसरी बार में ये अटेम्प्ट फेल कर रहा है। जाएगा 80, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, मिडिल इंडेक्स की तेजी में निकल जाएगा, बट इतना धीरे जाएगा ना कि शायद आप एफडी का रिटर्न भी ना बीट कर पाओ। तो आउट ऑफ वॉच लिस्ट कर दिया है मैंने। अगर आपके पास है तो 67 66.5 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। शिफ्ट करके टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता किसी में भी शिफ्ट कर जाएंगे तो पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है। कमरुद्दीन हसमत जी का सवाल है सऊदी अरेबिया से। अरे वाह, हसमत साहब पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। E2E नेटवर्क, इनके पास 2532 रुपये के पड़े हुए हैं, क्या करें? ये सर एसएमई प्लेटफॉर्म से जब एनएससी पे लिस्टिंग आई थी इसकी 2022 में, ये स्टॉक लगभग लगभग 55-56 रुपए के आसपास से सीधा 5500 रुपए गया। 5500 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स किया। मैं इसको बहुत ट्रैक किया था। इसका बाइंग क्लाइमेक्स बना था 5487 रुपए पे, और उसके बाद 18 हफ्ते में 68% करेक्ट किया था। पहली बार हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर सफल रहा तो 3300 रुपए तक जा सकता है, जहां पे गैप छूटा हुआ है, और 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 3600 रुपए है, वहां तक जा सकता है। बट ये वो रिस्क नहीं है जो आपको लेना चाहिए, ये वो स्टॉक नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश मुदानी जी, ये पूछ रहे हैं, हैदराबाद से हैं। फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से आता है, 194 रुपये के लिए हूँ अंशुल भाई, इसमें क्या करना है? फिनोलेक्स 5, फिन 5। अच्छा सर, थक गया है काउंटर, वापस से लौटने लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे वीकली मूविंग एवरेज इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है। या तो डिसाइसिवली 200 तोड़े तो ब्रेकडाउन बन जाएगा और आप फिर माल बेच सकते हैं, या फिर ये स्टॉक थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद 255 तक जाएगा, जो कि पूरे फॉल का 44 वीक्स में जो 56% फॉल आई है उसका 50% रिट्रेसमेंट है। अगेन थका हुआ काउंटर है, 200 के नीचे तो फिर बिल्कुल भी नहीं होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है पिंकू बोनिया जी का, बोल रहे हैं कि सर एक दो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शेयर बता दीजिए 1 से 2 महीने के लिए। ये तो इंटरेस्टिंग है। सर फंडामेंटल के नाम पे मैं सेल्स, ईपीएस और मार्जिन 3 चीज ट्रैक करता हूं जो आपने सिखाई थी कि ईपीएस देख लो, सेल देख लो, और ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो। तो उतना मैं सीख पाया, उतना ही विलियम ओनील में लिखा था। तो बहुत क्लियर फंडामेंटल तो मेरे पास नहीं होते हैं, बट इस हिसाब से जेडब्ल्यू इंफ्रा में आप देखेंगे तो 3 क्वार्टर से 44, 29, 50% का ईपीएस राइज है। सेल्स भी 18, 26, 17% राइज है। ऑपरेटिंग मार्जिन 39 के आसपास टिकी हुई है, नीचे से अच्छा 50% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। कंसोलिडेशन चल रहा है, एक आध महीने में चलेगा नहीं चलेगा ये तो ट्रेडिंग पिक पे आता है। वो फंडामेंटल और टेक्निकल मिक्स नहीं किया जा सकता है। तो फंडामेंटली तो अच्छा है, ऑल टाइम हाई आराम से जाना चाहिए। तो मेरी नजर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे है, इसके बाद मेरी अदानी ग्रुप पे है। ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और दूसरे अदानी ग्रुप के शेयर्स पर, उसमें अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, इन सभी पर अंशुल जी बुलिश रहते हैं। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहाँ पर कि आप देख सकते हैं अगले 1 से 2 महीने के लिए फंडामेंटली और टेक्निकली थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप इस पर इन शेयरों पर देख सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है आदित्य नाहटा जी का, सुपर चैट पर मिला है। HFCL सर इन्होंने 90 रुपये के बाय किए हैं, फिर इनका दूसरा शेयर भी मैं लूँगा ITI 330 रुपये का। ये पूछ रहे हैं 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं दोनों को, क्या करें? तो 3 महीने होल्ड करके एक बार देखा जा सकता है, हालांकि साइडवेज ज्यादा लग रहा है। बट अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो 91.7 निकल के 106 तक HFCL जा सकता है। तो HFCL आप एक बार थोड़ा सा होल्ड कीजिए, बल्कि आई वुड से कि आप 3 महीने की जगह पहले 2 हफ्ते होल्ड कीजिए। 2 हफ्ते बाद एक बार दोबारा सवाल पूछे, मोमेंटम बनना होगा HFCL में तो 2 हफ्ते में बन जाएगा। तो आई वुड से कि आप 2 हफ्ते होल्ड करके एक बार स्टॉक देख लीजिए। अगेन इसमें डैम्पनेस की वजह वही है, 2 क्वार्टर से ईपीएस डी ग्रोथ आ रहा है, 11% नेगेटिव है, 173% नेगेटिव है। सेल्स भी 2% नेगेटिव थी, मार्च क्वार्टर में 40% नेगेटिव है। और मार्जिन जो पॉजिटिव थी वो ऑपरेटिंग मार्जिन तो नेगेटिव हो गई 8% करंट क्वार्टर में, इसलिए एकदम तेज सेलिंग आई है। तो आई वुड से 1-2 हफ्ते देख लीजिए, अगर मोमेंटम बनना होगा तो बन जाएगा। आईटीआई अगला था। आईटीआई में सर नीचे से ठीक ठाक रिवर्सल आया है।
13 हफ्ते में 60% गिरा था, वर्टिकल अपमूव थी, इनसाइड बार ही बना रहा है। जो अर्निंग्स के बाद गैप आया था 26 मई वाले वीक में, छठवां हफ्ता है जहाँ इनसाइड बार है, तो ये कंसोलिडेशन अच्छी बन रही है। आईटीआई में होपफुल हूँ 417 तक की अपमूव मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है विवेक मेहता जी का। इनका सवाल है सर मुफ्ती पर, फ्लैट हो चुका है, बोल रहे हैं कि जब से खरीदा है, क्या करें इसमें? कौन सा सर? मुफ्ती। मुफ्ती में 160 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए, एकदम मोमेंटम खत्म है। वीकली चार्ट पे 4 टाइट 5 टाइट क्लोजेस हो चुके हैं। जिस भी दिन मोमेंटम आया 171 के ऊपर 213 तक जा सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं आफ्ताब अहमद जी, ये पूछ रहे हैं सर EMBDL 127.50 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? 112 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत मोमेंटम बना, मतलब चूंकि डेली मूविंग एवरेज और वीकली मूविंग एवरेज तक पुल बैक खत्म हो चुका है, अब यहां से दो ही चीज होगी, या तो ब्रेक डाउन देगा या अपमूव देगा। वॉल्यूम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट ही देगा। ब्रेकआउट देके 140 तक जा सकता है, तो 2 हफ्ते का समय दीजिए स्टॉक को। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं निशिता श्रीवास्तव जी, JG केमिकल पर पूछ रही हैं सर, बोल रही हैं कि ये फ्रेश एंट्री करने लायक है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं सर, जेजी केमिकल ऑल टाइम हाई का अपना टारगेट था। ये थर्सडे क्लोजिंग शो में डिस्कस हुआ था, फ्राइडे ओपनिंग में हुआ था, और सैटरडे भी हमने डिस्कस किया था। ऑल टाइम हाई तक आएगा, आ चुका है। अब यहाँ से 2 दिन में लगभग 13 और 14 30% चल चुका है, 31%। तो अब फिलहाल नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन की वेट करना चाहिए। ठीक है, प्रिया लालवानी जी पूछ रही हैं सर हुडको 500 शेयर हैं 260 रुपए के रेट के, क्या करें? 235 अगर निकाला तो कुछ अपमूव बनेगी, बाकी बहुत उम्मीद नहीं है, साइडवेज ज्यादा रहेगा काउंटर। ठीक है, प्रमोद जी BL पर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे देख लें। निहारिका जी, आप बार बार बजाज हिंदुस्तान ना पूछें, वो ऑलरेडी हम सवाल ले चुके हैं आपका। पार्थ पटेल साहब पूछ रहे हैं अंबिका कॉटन पर और SBFC पर। सर SBFC ले लेता हूँ, अंबिका कॉटन पर शायद बात हो गई है। SBFC इसमें क्या लग रहा है अंशुल जी? 109 रुपए के लिए हुए इन्होंने। एचबीएफसी आपको याद होगा सर, ये हमने काफी डिस्कस किया था 96 के ब्रेकआउट को, और 120 तक का टारगेट था। 117 का हाई बन चुका है, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन 96 तक आनी थी, लेकिन 101 102 का लो बना के वापस रिवर्सल की है। थोड़ा और समय लगेगा इसको डेवलप होने में। 115 निकलने के बाद स्टॉक में 140 145 तक की मूव बनेगी। तो अगर लॉन्ग एंट्री देख रहे हैं तो 115 के बाद देखिएगा, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन ऐसा लग नहीं रहा कि पूरा हो गया है। देखिए, जो दर्शक बार बार सवाल पूछते हैं, मैं उनको एक राय बार बार दूंगा कि भाई आप शो पूरा देखो, क्योंकि आप शायद अपना ही सवाल मिस कर देते हो। हम तो पूछ लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सवाल पूछा ही नहीं। तो आपको कहीं जाना नहीं है जब तक आपका सवाल पूछा ना जाए। कोशिश पूरी रहती है कि सबके सवाल पूछे जाएं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सत्यजीत मोहपात्रा जी का। ये पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग मोहपात्रा साहब, इनका सवाल है सर EIL पर 1000 शेयर लिए 240 के, पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करें, वेट करें या छोड़ दें? सॉरी, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया सर। सर EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स, और देखो जीआईएल समझ में नहीं। इंजीनियर्स इंडिया में बढ़िया ब्रेकआउट आया सर। वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक को 1 2 3 4 5 6 हफ्ते एब्जॉर्ब करने के बाद लास्ट वीक में छठवां हफ्ता था जहां ब्रेकआउट आया है। यहाँ से अगर एक्सट्रीम टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाना है, क्योंकि ब्रेकआउट फ्राइडे को बना था। थर्सडे का लो है 231 रुपए 85 पैसे, तो 230 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में अगर ये स्टॉक खींचा तो आपको 268 तक का टारगेट दे देगा। मतलब छोटी क्वांटिटी में अगर रिस्क लेना है तो 230 के स्टॉप लॉस से ली जा सकती है। अगला सवाल हमें मिला है रोहित गुप्ता जी का। ये बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट इंडिया, सर 100 शेयर लिए इन्होंने 569 के, क्या करें?
तो देखिए अगेन वीकली चार्ट पे 29 वीक्स का कपनैडल पैटर्न बना है, एचईजी में बन के फेल हो गया था, आपको याद होगा। इसलिए बिल्कुल। मैं बाइंग टाइम पर काउंटर नहीं छेड़ता हूँ इस स्टॉक में। अगर कुछ होना भी है तो 585 निकलने के बाद ही होगा। मेरे को उम्मीद कम है, बट जैसा आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना है, कब हो चुका है, हैंडल अंडर डेवलपमेंट है, तो राउंड फिगर पकड़ लीजिए 600 रुपए। अगर 600 निकला तो फिर एक 200 पॉइंट की मतलब 50% अपसाइड 800 रुपए तक की रैली बन सकती है। अगर ब्रेकआउट बनता भी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं प्ले करूंगा, मैं नहीं छेड़ूंगा इसको। एक स्टॉक सर अभी अभी वॉच लिस्ट में आया है जहां इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी हो रहा है, माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप 250 का, जेटीएल इंडस्ट्री। 3200 करोड़ का मार्केट कैप है, कौन सा इंडस्ट्री अंशुल जी? 46%। जेटीएल जेटीएल JTL इंडस्ट्री, ओके, ठीक है। जे हाँ 79 वाला, ठीक है। हाँ। अभी वॉच लिस्ट में आया मेरे, 80 रुपीज का जब ब्रेकआउट लिया है। अब फ्राइडे के सेशन में इसमें वॉल्यूम राइज था 837%, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आया था जो ओपन लो के साथ चला है। अगर ये स्टॉक 81 के ऊपर टिका रह गया तो फिर आपको एक 10% की मूव मिल जाएगी। स्टॉप लॉस कहीं भी आप 76 का क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हो। 80 के आसपास एंट्री बननी चाहिए। ठीक है, पर आप बोलो कि 81 के ऊपर टिकेगा तब चलेगा। अगर हाँ 80 पे ले ली जब तो कोशिश एंट्री कर रहा फेल। है। अगर 81 फेल कर गया? सर 81 टिकना चाहिए, जिससे आपका फ्लैगिश एक्शन है, वॉल्यूम है। देखिए आपके पास दो ही चीज मार्केट में, आपके पास एक ही चीज होती है आपके हाथ में, वो है एंट्री। एंट्री अभी बन रही है, ले लीजिए, या तो आपका स्टॉप लॉस काटेगा या आपका टारगेट हिट करेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो माइक्रो कैप ना ट्रेड करें। लगा रहे हैं तो 76.8 का सपोर्ट है, 76 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये चीज चला तो आराम से 10-15% दे जाएगा। और एक चीज बता दो, पिछले 3 महीने में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, क्योंकि ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में रेड कलर में है। रेड कलर में वो स्टॉक होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बढ़ाती है। चलिए, तो बढ़िया है। तो यहाँ पर JTL इंडस्ट्रीज एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले है, जहाँ पर कि 80 के ऊपर और 81 के ऊपर खास तौर से डिसाइसिवली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 81 के आसपास चल भी रहा है, अगर 81 के ऊपर टिका तो यहाँ से 10% का मूव और मिल जाएगा, अंशुल जी ऐसा मान रहे हैं। और 76 का एक ब्रॉडर लेवल पर आप क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस ले लें। तो यहाँ से एक ऑलरेडी हमने देखा कि इस काउंटर में बात करते करते ही एक तेज मूव आया था, ऑलमोस्ट 82 तक ये काउंटर जाता हुआ दिखाई दिया। अभी 80 और 81 के आसपास ही घूम रहा है, 81 के आसपास ही घूम रहा है ये काउंटर। चलिए देखते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल जो कि हमारी वॉच लिस्ट में है, इसमें है नितेश जैन साहब पूछ रहे हैं सर, SDB फाइनेंशियल जो अभी लिस्ट हुआ था HDFC बैंक की सब्सिडरी, इसमें क्या करें? IPO अलॉटमेंट के वाले शेयर पड़े हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, लास्ट क्वार्टर में 2.2% थी, अभी 2.8% है, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। एच डी बी फाइनेंस सर आईपीओ है, अगेन एक बार निकल जाइए, आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए, तब देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो HDB फाइनेंशियल से एक बार निकल जाए तो अच्छा रहेगा सर। सुजाता मिश्रा जी पूछ रही हैं सर, टाटा स्टील के बाइंग लेवल और टारगेट बता दीजिए। अभी तो 162 का ब्रेकआउट दिया है, वापस नीचे आ गया है, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस रेंज में कंसोलिडेट कीजिए। ऑल टाइम हाई और 225 का टारगेट मिलेगा, तो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा प्राइस नहीं देखनी चाहिए। यहाँ पे आइडियल रेट है 160 161 लेने का। ठीक है, जीत साहब हैं, राधे राधे जीत साहब। बस जीत साहब, रिलायंस पे देखिए बात हो गई है, तो मैं आपका दूसरा वाला शेयर ले लेता हूँ जियो फ्रांस पर। इन्होंने 236 रुपये का लिया हुआ है। अंशुल जी पहले तो मुबारक जीत साहब, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है 38% का। ये बोल रहे हैं कि सर 2 साल के लिए और रख सकता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी रखूँ? रिलायंस और रिलायंस जियो, वैसे तो रिलायंस पे बात हो गई है सर, जियो पर बता दीजिए आप। फिर अगर 2 साल का व्यू है तो देखना बंद कर दीजिए। 2 साल में मोस्ट लाइकली ये स्टॉक आपको यहाँ से कम से कम 50% रिटर्न और देगा। तो टारगेट नहीं लगाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बल्कि इन्वेस्टर है तो 2 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। आराम से यहाँ से 50% तो कम से कम मिलेगा। ठीक है, गुंजन जी पूछ रही हैं सर, रेणुका शुगर 54 रुपये का लिया हुआ है, इसमें क्या करना है? रेणुका शुगर, रेणुका देखिए ठीक ठाक 32-34 का लेवल था, जिसको नहीं निकाल रहा था, निकाल तो लिया है, टिक भी रहा है, तो 35-50 तक आ सकता है। 35-50 निकला तो फिर 40 रुपए 50 पैसे तक का मूव बनेगा।
बट आउट ऑफ ऑल मेरे को रेणुका में भी किसी इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग बढ़ाई है, बजाज हिंदुस्तान जैसे, तो रेणुका भी है मेरी वॉच लिस्ट में। थोड़ा सा बजाज हिंदुस्तान के कंपैरिजन में थोड़ा कम चल रहा है, बट जब तक 32 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड है, आई वुड बिलीव कि 35-50 आराम से आएगा। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं सर, केएनआर कंस्ट्रक्शन 300 शेयर 393 के, इसमें क्या बताएं, क्या करना है? केएनआर एकदम पिटा हुआ है सर। देखिए 44 हफ्ते में 52% टूटा है। एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट बड़े वॉल्यूम पे किया भी था 26 जून को, जो फेल हो गया है। तो अब उसका हाई निकलना बहुत जरूरी है, जो कि 245 पे है। तो अगर केएनआर में लॉन्ग करना भी है या अगर ट्रैप भी है तो 245 के बाद कंफर्म होगा। जब तक 245 के नीचे अवॉइड करूंगा, सेल बनता नहीं है, क्योंकि 44 हफ्ते में 52% गिर ही चुका है। तो अगर लॉन्ग करना ही है तो 245 निकलने का वेट कीजिए। दीपक जी का सवाल है सर, आईआरएफसी, इसमें क्या करना है? और जैसे आपका पैटर्न है सर, अगर ब्रेकआउट दिया 142 तो 154-50 तक जा सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले दिस ब्रेकआउट, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद इस टाइप के ब्रेकआउट, अभी जैसे केएनआर में हमने देखा बना फेल हो गया, तो जाने को 154-55 तक जा सकता है, बट मैं ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा। आहूजा साहब ने बहुत बार प्लीज़ लिखा, लेकिन सर सवाल नहीं लिखा। आहूजा साहब लिख देते तो अच्छा रहता। अभिषेक जैन साहब पूछे हैं, मोरपेन लैब सर 85 रुपये के लिए हुए हैं, 60,000 का लॉस हो गया, अभी क्या करें? मोरपेन लैब एक बार जा सकता है सर 73 तक, साइडवेज अटका है, वीकली चार्ट पे अच्छा सपोर्ट लिया है 61 रुपए का, तो एक बार 73 रुपए तक जा सकता है। बट अगर आप निकल ही चुके हैं और लंबा लॉस खा ही चुके हैं, तो कम से कम क्वालिटी शेयर लेके 2-3-4 महीने 6 महीने छोड़ दीजिए, मे बी अदानी और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या एलटी फाइनेंस, तो आपका पैसा रिकवर तो हो जाएगा। मतलब अगर पूरी कैपिटल ही उड़ा दी है तब अलग बात है। अगर कैपिटल बची है और 10-20% लॉस में है, तो उतना तो आराम से मैनेजेबल एंड रिकवरेबल है। अदानी ले लीजिए या फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लेके छोड़ दीजिए और शांति से बैठ जाइए। अंशुल जी, एक सवाल हमारे दर्शक का मिला है, वितु राय जी का, ये पूछ रहे हैं सर सुजलॉन में फ्रेश एंट्री लेवल क्या होंगे? सर देखिए, रिजल्ट तो बड़े अच्छे आए थे, रिपोर्ट्स भी बड़ी अच्छी आई थी, लेकिन शेयर वही है। मतलब रिजल्ट पे चला था, थोड़ा बहुत 71-72 की रेंज तक गया था, फिर वहीं आ गया 65 रुपये। अब कोई स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा पा रहा है ऐसी कोई कि ज़बरदस्त मूव दिखा रहा हो। चलेगा या ये फ्रेश एंट्री लेवल है, सही है, क्या करें? रिजल्ट वाले दिन जब अगले दिन गैप अप खुला था, तब भी बार बार हमने डिस्कस किया था कि 74-72 हमारा टारगेट था, 74-30 का हाई लगा है, कम से कम 75% पोजीशन बुक कर लीजिए, यहां से लंबी कंसोलिडेशन में जाएगा। अब कंसोलिडेशन अपने फैग एंड पे नहीं है, अभी वीकली मूविंग एवरेज अपवर्ड टर्न हुआ है और समय लेगा, यहाँ पे 4 से 8 हफ्ता और समय लगेगा कंसोलिडेशन का, उसके बाद कहीं जाके स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा। तो आइडियली एंट्री इसी प्राइस के आसपास मिलेगी, इससे थोड़ा 2-4 रुपए ऊपर या नीचे, बट आइडियली इसी प्राइस के आसपास मिलेगी, लेकिन समय खींच के, अभी 8 हफ्ते कम से कम और चाहिए इसको अपना बेस कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज अबाउट टाइम, टाइम अभी नहीं आया है, प्राइस तो इसी के आसपास 65-65 की जोन में ही एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो एंट्री लेवल ठीक है, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा अगर आपने लिया तो। लेकिन सर फिर टारगेट क्या रखना है इसमें? सर टारगेट तो 80 रुपए 50 पैसे का पहला बनेगा, मिडवे रेजिस्टेंस है 70-20 पे है, 74-72 पे है, लेकिन टारगेट जो है वो 80-50 का है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमान साहब, ये काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं काइटेक्स गारमेंट में। सर ये पूछ रहे हैं फ्रेश एंट्री ले लें क्या करंट लेवल्स पर? काइटेक्स सर हमने शायद सैटरडे डिस्कस किया था कि इसमें एंट्री बनती है, हाई के ऊपर टिक जाए तो 284-285 के ऊपर टिकता है, बढ़िया शेकआउट के बाद ब्रेकआउट बन जाएगा। 285 के ऊपर टिक जाए लॉन्ग कर लीजिए, 268 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खींचा तो स्टॉक आपको कम से कम 400 रुपए तो देगा, मतलब 400 तक का टारगेट देगा। बट मैं तब एंटर करूंगा जब 285 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोजिंग दे दे। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।